रामेश्वर रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। वह कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर वह खुदाई कर रहा है उस जगह नाग का परिवार रहता है। रामेश्वर ने कुदाल मारी और पत्थर के नीचे एक बड़े बिल में रहने वाली नागिन दर्द से तिलमिला उठी। उस नागिन के शरीर पर उस कुदाल का वार हुआ था। रामेश्वर ने जब कुदाल को देखा तब उसे खून लगा हुआ दिखाई दिया। उस खून को देखकर रामेश्वर ने नीचे झुककर देखा तो उसे वह नागिन दिखाई दी। रामेश्वर ने नागिन का सर पकड़कर बाहर निकाला और उस पर औषधि लेप लगाया, फिर उसे अपने बिल में छोड़ दिया। रामेश्वर सोच रहा था कि नागिन अब ठीक हो जाएगी। रामेश्वर घर आ गया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। रामेश्वर की पत्नी सुशीला ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। सुशीला रामेश्वर ने बताया, ऐसा क्या हुआ है? रामेश्वर की बेटी सावित्री ने रामेश्वर के पास आते हुए पूछा, बेटा, आज कुदाल से खेत में खुदाई करते समय एक नागिन जख्मी हो गई। उसका पेट देखकर लग रहा था कि जैसे वह गर्भवती हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। रामेश्वर की यह बात सुनकर सुशीला ने कहा, फिर आपने क्या किया? रामेश्वर ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने नागिन को पकड़ा और उस पर लेप लगाकर फिर उसे उसके बिल में छोड़ दिया। पिताजी, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वह नागिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो वही है, रामेश्वर ने मायूस होकर कहा। नागिन अपने बिल में आ गई, लेकिन अभी भी वह बहुत दर्द में थी। कुछ देर के बाद उसका नाग अपने बिल में आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के शरीर पर घाव के निशान हैं और वह दर्द से तड़प रही है। नागिन गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में अपने अंडे डालने वाली थी। नाग को अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने नागिन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब नागिन ने उसे रामेश्वर के बारे में बताया। नाग गुस्से से फुफकारने लगा। उसने यह ठान लिया कि जिस रामेश्वर की वजह से उसकी प्यारी पत्नी की ऐसी हालत हुई है उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन नाग धीरे से बिल से बाहर आया और छुपकर देखने लगा। तब सावित्री खेत में रामेश्वर के साथ काम कर रही थी। सावित्री को देखकर नाग ने सोचा कि रामेश्वर को सबक सिखाने के लिए उसकी बेटी का सहारा लेना चाहिए। किसी काम से रामेश्वर खेत से थोड़ा दूर चला गया। यह देखकर नाग ने अपने जादू से अपना रूप बदला और वह एक आदमी का रूप लेकर सावित्री के पास आया। उसने कहा, बेटी, मेरा नाम नरेश है। मैं यहीं पास में रहता हूं। इस गांव में नया हूं। किसी से पहचान नहीं है मेरी। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत बीमार है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। नरेश की यह बात सुनकर सावित्री ने कहा, अरे चाचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए, मैं चलती हूं आपके साथ। बस मेरे पिताजी जरा बाहर गए हैं, उन्हें बताकर आती हूं। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। अगर देर हो गई तो पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हो जाएगा। अब नरेश गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर सावित्री ने सोचा कि ठीक है, पिताजी को वापस आने के बाद बता दूंगी। अभी इनके साथ जाना बहुत जरूरी है। सावित्री नरेश के साथ जाने लगती है। उसके ही खेत के कुछ दूर जाने के बाद नरेश कहता है, रुको, यही मेरा घर है। उसकी यह बात सावित्री को बहुत अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके ही खेत में नरेश का घर कैसे हो सकता है। चाचा, यह तो हमारा खेत है, यहां आपका घर कैसे हो सकता है? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। सावित्री की यह बात सुनकर नरेश ने अपने जादू से फिर अपना रूप बदला और वह अपने असली रूप में आ गया। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़े नाग को देखकर सावित्री डर के मारे कांपने लगी। नाग ने अपना बड़ा मुंह खोला और सावित्री को अपने मुंह में लेकर बिल के अंदर चला गया। बिल के अंदर नागिन को जख्मी हालत में देखकर सावित्री समझ गई कि उसके पिताजी से गलती से जिस नागिन को घाव हुआ था यह वही है। उसने हाथ जोड़कर नाग और नागिन से माफी मांगी, लेकिन नाग और नागिन दोनों भी रामेश्वर को माफ करने के फिराक में नहीं थे। नाग ने सावित्री से कहा कि अब उस किसान को समझ आएगा कि अपने प्रियजनों को तकलीफ होती है तो कैसा महसूस होता है। सावित्री को लगा कि अब वह दोनों उसे दस लेंगे और उसकी मौत हो जाएगी। सावित्री हाथ जोड़कर उन्हें कहने लगी कि उसे मत मारें। तब नाग ने कहा कि वह उसे मारेंगे नहीं,
पर जब तक गर्भवती नागिन के अंडे सही सलामत बाहर नहीं आते तब तक उसे नागिन का ध्यान रखना होगा। सावित्री रुक गई। इधर खेत में रामेश्वर सावित्री को आवाज देकर थक गया, लेकिन उसकी पुकार पर सावित्री नहीं आई। तब वह घर वापस आ गया। घर आकर उसने सुशीला से पूछा कि सावित्री कहाँ है। तब सुशीला ने बताया कि वह अभी तक घर नहीं आई है। सावित्री को लेकर दोनों बहुत परेशान हो गए। रामेश्वर ने पूरे गांव में सावित्री को ढूंढा, लेकिन उसे सावित्री कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे? सावित्री ऐसी जगह पर थी जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। कुछ दिन बीत गए। नागिन ने अब अपने अंडे अपने शरीर से बाहर निकाले। सावित्री ने कहा कि अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। नागिन ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। अभी तक तुम्हारे पिता को पूरी सजा नहीं मिली है। जब तक मेरे बच्चे अंडों से बाहर नहीं आते तब तक तुम यहीं रहोगी। सावित्री चुप हो गई और नागिन के बच्चे अंडे से कब बाहर आएंगे उसका इंतजार करने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद नागिन के अंडों का छिलका टूटने लगा। नागिन समझ गई कि अब उसके बच्चे बाहर आने वाले हैं। बिल में अंधेरा था, इसलिए नागिन ने मिट्टी का एक दिया सावित्री को जलाने को कहा और सावित्री उस जलते दिए को लेकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद एक एक करके छिलके टूटने लगे और नागिन के बच्चे अंडों से बाहर आ गए। सभी बच्चे बिलबिलाने लगे और सावित्री के पास जाने लगे। उन बच्चों को ऐसे बिलबिलाता हुआ देखकर सावित्री डर गई और डर की वजह से सावित्री के हाथ से वह जलता दिया नीचे गिर जाता है, जिससे नागिन के बच्चों की पूंछें जल जाती हैं। यह देखकर नाग और नागिन दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कि नागिन कुछ करे, सावित्री हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है और अपने घर वापस जाने की अर्जी करती है। नाग को उस पर दया आती है और वह उसे बिल से बाहर छोड़ देता है। अब सावित्री अपने घर चली आती है। उसे देखकर रामेश्वर और सुशीला दोनों खुश होकर उसे गले लगाते हैं। रामेश्वर सावित्री से पूछता है कि इतने दिन तुम कहाँ थी और किस हाल में थी। तब सावित्री सब सच बता देती है, जिसे सुनकर विश्वास करना भी रामेश्वर और सुशीला के लिए मुश्किल हो जाता है। रामेश्वर कहता है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब नाग और नागिन ने तुम्हें वापस भेज दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल सहनी पड़ी बेटी। रामेश्वर सावित्री से माफी मांगने लगता है। तब सावित्री उसके गले मिलती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर बिल में नागिन के बच्चे बड़े हो रहे थे। नागिन के बच्चों ने एक दिन देखा कि उनके माता पिता की पूंछें लंबी हैं, लेकिन उनकी पूंछें छोटी और जली हुई हैं। यह देखकर नागिन के एक बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों मां? हमारी पूंछें ऐसी क्यों हैं? तब नागिन ने बताया कि कैसे रामेश्वर ने उसके शरीर पर घाव किया था और सभी बच्चे मरते मरते बचे थे, और फिर सावित्री के हाथ से दिया गिरने की वजह से उन बच्चों की पूंछें जल गई थीं। यह सुनकर सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और फिर सावित्री से बदला लेने की बात करते हैं। नागिन की बेटी अपने भाइयों को एक योजना बताती है। सभी एक दिन छुपकर देखते हैं कि रामेश्वर का परिवार किस समय खेत में काम करता है। नागिन की बेटी एक दिन सुंदर लड़की का रूप लेकर सावित्री से मिलती है और उसे अपना नाम मालती बताती है। कुछ दिनों में सावित्री और मालती की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मालती अब अक्सर सावित्री के घर आने जाने लगती है, लेकिन वह कहाँ रहती है यह अब तक किसी को पता नहीं था। एक आध बार जब सावित्री ने उससे उसके घर के बारे में पूछा था, तब उसने बात को टाल दिया था। ऐसे ही एक दिन उसके जाने के बाद रामेश्वर और सुशीला ने सावित्री से पूछा, तुम्हारी यह सहेली मालती बहुत प्यारी है, लेकिन वह अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती है। कहाँ रहती है? उसके माता पिता कौन हैं? क्या करते हैं? हमें कुछ भी पता नहीं है। उनके इन सवालों के जवाब सावित्री के पास भी नहीं थे। उसने बस उन दोनों से इतना ही कहा कि मैं भी नहीं जानती, लेकिन मालती को बुरा न लगे इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ पूछती नहीं हूं। अब लगभग रोज ही मालती बनी नागिन की बेटी सावित्री के साथ रामेश्वर के घर आने लगती है, लेकिन अभी भी उसे सावित्री या बाकी किसी को डसने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वह अपने बिल में गई, तब उसके भाइयों ने पूछा कि अब तक तुमने उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा है? तब उसने बताया कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है और शायद उनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो हर बार बच जाते हैं, लेकिन मैं अब जल्दी ही उनके पूरे खानदान को सबक सिखाऊंगी। उस समय नाग और नागिन ने की
कि उन्हें यह बदले की भावना छोड़ देनी चाहिए। हम दोनों उन्हें पहले ही सजा दे चुके हैं, लेकिन बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि बिना पूछे हमारी खूबसूरती को दाग लगाया है। नाक का लचीला शरीर और उसकी लंबी पूंछ उसकी सुंदरता की निशानी होते हैं, जो उस दाग लगाया लड़की ने हमसे छीन लिया है। इसीलिए अब हम भी उसका सब कुछ छीन लेंगे। बहन, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए तुम जल्दी कुछ करो। अगले दिन मालती सावित्री के घर आती है और उसे कहती है कि आज उसके घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं और वह घर पर अकेली है, लेकिन उसे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तब रामेश्वर कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। वह भी यही चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे हाँ कह देती है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। मालती सावित्री के साथ उसके कमरे में सो जाती है। कुछ देर के बाद सावित्री गहरी नींद में सो जाती है और इसी बात की तसल्ली करके मालती अब अपने असली नागिन के रूप में आ जाती है। वह अपने मन में कहने लगती है कि बस आज तुम सबकी आखिरी रात है। सबसे पहले मैं इसे ही डसूंगी, जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाइयों की पूंछें जल गई हैं। नागिन अब रेंगते हुए सावित्री के पास आती है और उसे डसने ही वाली होती है कि तभी रामेश्वर आता है और एक लकड़ी से नागिन का सर पकड़कर रोकता है। अब वह कुछ नहीं कर पाती है। रामेश्वर का एक दोस्त आकर नागिन को पकड़कर जाली वाले एक थैली में रख देता है। उस आवाज से सावित्री की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि मालती उसके पास नहीं है। रामेश्वर को उसके कमरे में देखकर सावित्री पूछती है कि क्या हुआ, यह शोर कैसा, और मालती कहाँ है। अपनी सहेली के लिए सावित्री को इतना परेशान देखकर रामेश्वर ने उसे थैली के अंदर की नागिन दिखाई। नागिन को देखकर सावित्री डर जाती है और सोचने लगती है कि शायद उस नागिन ने मालती को डस लिया है। लेकिन तब रामेश्वर उसे बताता है कि वह नागिन ही मालती है। यह सुनकर सावित्री को बहुत धक्का लगता है। वह पूछती है कि आपको यह कैसे पता। तब रामेश्वर ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी इस नई और अनोखी दोस्त पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों से हमारे घर का खाना जहरीला हो रहा था, पर मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई थी। तुम्हें तो पता है कि मैं रोज खाना खाने से पहले गांव के गली के कुत्तों और पक्षियों को खाना खिलाता हूं। उस दिन भी मैं रोज की तरह उन्हें खाना दे आया और उसके बाद मुझे पता चला कि उन कुत्तों और पक्षियों की मौत हो गई है। मुझे तभी शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने इस पर नजर रखना शुरू किया। जब यह हमारे घर आती थी तब हमें बातों में उलझाकर खाने में अपना जहर मिला देती थी। इसका मंसूबा हम सबको एक साथ ही मार डालना था, लेकिन मैं हर बार वह खाना फेंक देता था और इसकी योजना पलट देता था। शाम को जब यह हमारे घर से निकलती थी तब मेरा यह दोस्त उसके पीछे जाकर देखता था। तब हमें पता चला कि यह हमारे ही खेत के उस बिल में जाती है और तभी मैं समझ गया था कि यह नागिन है। आज जब इसने खुद यह बात कही कि उसके घर में कोई नहीं है, तब मुझे भी मौका दिखाई देने लगा इसे पकड़ने का। इसीलिए मैंने कहा कि आज की रात यहीं रुक जाओ। सावित्री ने पूछा कि अब इसके साथ क्या करेंगे? नाग को मारना तो पाप होता है। रामेश्वर ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो। इसीलिए अब इसे और इसके परिवार को जंगल में छोड़ आएंगे, जहां इन्हें किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं होगी और यह भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर रामेश्वर और उसका दोस्त उस नागिन को अपने खेत में लेकर जाते हैं और बिल से नाग के पूरे परिवार को बाहर निकालते हैं। उन सबको अलग अलग थैलियों में भरकर दूर जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, जहां से वे कभी फिर इंसानी बस्ती में वापस नहीं आ पाते। रामेश्वर की सूझबूझ से उसके परिवार की जान बच जाती है और नागों को भी नया और सुरक्षित घर मिलता है। तो भाइयों बहनों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज भाइयों बहनों, आप कमेंट में जरूर बताएं किस देश से कहानी देख रहे हैं। पंजाब, पटना, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, फतेहपुर, लखनऊ, जयपुर, भारत, इंग्लैंड या किसी कस्बे या गांव से देख रहे हैं तो प्लीज भाइयों बहनों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और ये भी बताएं भाइयों बहनों, आप कितने बजे कहानी को देख रहे हैं, क्योंकि आप जब शहर और गांव के नाम कमेंट में लिखते हो तो हमें बहुत उत्सुकता बढ़ती है कहानी बनाने में और हौसला भी बढ़ता है। तो भाइयों बहनों, प्लीज कमेंट में जरूर बताना आप कहां से देख रहे हैं और कितने बजे देख रहे हैं।